नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल अकेला अभी साधन विहीनता की भी एक बहुत विकट स्थिति है। तो अभी सोशल मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया में यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता के लिए कोशिश कर रहा है और इसमें लोग जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं इसमें शरीक हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा छिटपुट किस्म के, वो जो मैसिव स्केल पर अभी आना बाकी है। और इनमें हमारे भारतीय भाई बहनों की कमी नहीं है, ये उनका दोष नहीं है। जिस तरह की मानसिकता इन सबों ने फैलाई हुई है, जिस तरह का जहर भरा हुआ है, जिस तरह का ब्रेन वॉशिंग किया हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि अभी इस ओर जो है। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं इसको देखें और लाइक डिसलाइक तो बोले, जब आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं आता तो डिसलाइक करिए, वो करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए, इसको आगे फॉरवर्ड शेयर जरूर करिए, तो इसको आगे बढ़ाइए और इतना यकीन रखिए कि हमारे ये मुल्क के लिए बहुत बेशकीमती है। और जो आपकी समस्याएं हैं, जो भी समस्या, दैनिक समस्या है और आपके माने जो भी शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, सुरक्षा से है, आपकी इज्जत से है, न्यायपालिका से है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनसे जो डिलीवरी सिस्टम उनका है, जो सेवा प्रदायी संस्थान है, उनसे भी जो समस्याएं हैं, सबका निदान जो है स्वस्थ तरीके से बिल्कुल संभव है, बशर्ते हम सभी भारतीय भाई बहनों में भारतीयता का भाव आ जाए और जो है एक चारित्रिक माने चारित्रिक तरीकों से ही जो है माने सेवा दी जाए और उसका वातावरण वो बनाया जाए और इसके प्रति चारित्रिक वातावरण के प्रति हमारी आस्था हो। इसमें आस्था भी तो टूट चुकी है ना कि भारत में जो भी काम होगा वो तिकड़म से ही होगा, रिश्वत से ही होगा, सीधे तरीके से नहीं होगा। ये भी तो एक आस्था का सवाल है। समस्याओं का निदान नहीं होता है, ढिढोरेबाजी पहले से। अब जैसे मान लीजिए समस्या जैसे किसानों के, जो हमारे किसान भारतीय भाई बहन है, उनके गन्ने की अदायगी, दूसरा चक्र जो है वो गन्ने की खरीद का चालू हो गया है। हमने कई इलाकों में जाके देखा, पूछा है, तो पिछले साल जो गन्ना
किसान भारतीय भाई बहनों ने दिया हुआ है, उसकी अदायगी, उसका पेमेंट अभी भी बाकी है। और विशेष करके उत्तर प्रदेश में वो लखीमपुर खीरी एक जिला है, उसके जो किसान हैं कहते हैं कि कुछ मिलों के तो कुछ उनकी अदायगी हो गई, लेकिन कुछ मिलों के अभी भी तमाम उनकी अदायगी बाकी, पेमेंट बाकी है। और ये योगी महोदय वो ढिढोरा पीटते हैं कि हम जो है सभी हमने गन्ने का पेमेंट दिला दिया। तो ये ढिढोरेबाजी और कष्टकर है। ये शायद योगी महोदय को पता नहीं है। अभी भी काफी किसानों के पेमेंट अभी जो पिछले जो इन्होंने गन्ना दिया था अभी भी बाकी है। तो ढिढोरे माने समस्या का समाधान ना हो और ढिढोरेबाजी ऊपर से हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। और इस संबंध में और देखिए किसी समस्या का समाधान में सबसे पहले ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। और यदि किसानों की ही बात ली जाए, किसान भारतीय भाई बहनों की बात ली जाए, तो भारतीय जनता दल ने सुझाया था कि इस ठंड के मौसम में और इस कड़ाके की जो ठंड है, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइटिंग कोल्ड के वक्त में जो हमारे किसान भारतीय भाई बहन हैं वो अपने खेतों में गन्ना कटवाते हैं, फिर वे उसको छिलवाते हैं, फिर उसको पैक करते हैं अपने ट्रैक्टर ट्राली में या ट्रकों में ले जाते हैं। इसी कड़ाके की ठंड में जो है वो मिलों पर जो है वो रातों दिन जो है वो खड़े रहते हैं। ये सरकार क्या भारतीय भाई बहनों की इस कष्ट के प्रति कुछ संवेदना है कि नहीं है? भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि जब इसका शासन आएगा, जब इसकी व्यवस्था और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय आवाम के आशीर्वाद से जब सत्ता का उपकरण से हाथ में आएगा, तो इस विषय पर निश्चित रूप से वो ये व्यवस्था करेगा कि हमारे जो किसान भारतीय भाई बहन हैं वो उनकी स्थानीयता में, उनके लोकेलिटी में ही एक सरकारी केंद्र होगा जहां पर वो तौलवा करके अपना गन्ना तौलवा कर सरकार को दे देंगे। सरकार खुद जो है वहां से उसको लोड कराएगी अपने जो भी उसका यातायात ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, और वो ले जा करके जो मिलों पर वो गन्ना वो दे देगी सरकार। और जो किसान भारतीय भाई बहन जिन्होंने स्थानीय केंद्र में अपना गन्ना वो दे दिया है, उनकी अदायगी एक हफ्ते में एक बार हो जाएगी, तुरंत एक हफ्ते में, वो भी चेक के द्वारा। वो न तो एनईएफटी न तो आरटीजीएस, कुछ नहीं। तो चेक और वो जिस भी अपने खाते में लगाना चाहे लगा ले। तो उनका ये कष्ट जो है कि रात भर जागना इसे कड़ाके की ठंड में, और चीनी मिलों के आगे जो है वो माने पड़े रहना, और उनकी अदायगी जो है साल भर के बाद भी ना होना, और जो किसान भारतीय भाई बहन है वो हमारा एक बेसिक और मूलभूत हमारा देश का नागरिक है। और खेतों में वो परिश्रम करवाता है जो भी है, और उसके बाद भी जब उसको अदायगी की बात आए तो उन सरकारों से जो सरकार बहुत जो सरकार किसान हितैषी का जो दावा करती हैं, तो और ये कष्ट उनका जो है उन सरकारों के आंखों के सामने होता है, इन जो राजनीतिक पार्टियों के सामने होता है, लेकिन थोड़ी भी जो है संवेदनशीलता नहीं है। तो इसी प्रकार जो है जो उनके और उत्पाद हैं
हम हमारे किसान भारतीय भाई बहनों के सब्जी है और है इस टाइप से। अब मंडी, और मंडी में जो बिचौलियों का जो बोलबाला है, जब तक वो खत्म नहीं किया जाएगा तो हमारे किसान भारतीय भाई बहनों के उत्पाद का जो उचित मूल्य है और फिर जो उपभोक्ता को जो कीमत चुकानी पड़ती है, ये दोनों जगह अन्याय होता है। सिर्फ जो है बिचौलियों की जो है एक बदमाशी के कारण, उनकी जो भूमिका के कारण। तो यह भी जो है इस समस्या के निदान के बजाय ये बिचौलिए जो है, बड़े बड़े आड़तिया और बिचौलिए जो है, इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभी भी तमाम आड़तिया और तमाम बिचौलिए, मिडिलमैन या ब्रोकर कह लीजिए, वो इसी जीएनपीसी के ही आप मिलेंगे। आपको गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के ही मिलेंगे। तो ये कौन सा कष्ट दूर करेंगे, क्या करेंगे, ये सामान्य ज्ञान की बात है, जग जाहिर है। अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति संवेदनशील होना कितना आवश्यक है और इसमें कितना अभाव है। सोशल मीडिया पर लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने से क्या होता है? क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अब एक सोशल मीडिया पर आया था कि किसी ने फॉरवर्ड किया था, मैं वो देखा गया था कि जैसे लिफ्ट होती है और मेट्रो की जो लिफ्ट होती है, तो उसमें लिखा रहता है कि भाई ये जो वृद्ध विकलांग लोगों के लिए ही है, और लिखा तो रहता है वृद्ध और विकलांग के लिए, लेकिन उसमें सभी घुस जाते हैं। बात यहीं तक नहीं है। सभी घुसने के बाद कभी कभी वो लिफ्ट जो है ओवरलोड हो जाती है। तो एक ऐसा दृश्य देखा गया कि वो लिफ्ट ओवरलोड हो गई और जब निकलने की बात आई, कोई उसमें से निकला नहीं, और उसमें से सिर्फ जो विकलांग था, जो कि वही उस लिफ्ट का पात्र बनता था, वही बेचारा बाहर निकला। तो तब जाकर ओवरलोड खत्म हुआ और तब जाकर लिफ्ट चली। और ये मानसिकता जो है शहर में जो रहने वाले जो हमारे लोग हैं, हमारे भारतीय भाई बहन, ये मानसिकता है। तो उसी पर किसी ने कमेंट किया था कि वो शिष्टाचार की हीनता, अपना कुछ भी न देने की आदत, और त्याग की भावना का अभाव, और सहानुभूति और सह अनुभूति की भावना का अभाव, तमाम यानी दो चार जो है वो इस प्रकार के बाइट्स उसमें डाल करके उसने जो है वो फॉरवर्ड किया था। असल बात है कि उपदेश देना, फॉरवर्ड करना, ये आम बात हो गई है। लेकिन सवाल इस बात है कितना हम उसको अपने बर्ताव में, अपने आचरण में उतारते हैं। समस्या उससे है। ज्यादा असर होता है कि आप खुद आचरण में उसको उतारिए, तब लोग जो है, दूसरे लोग भी जो है वो प्रभावित होते हैं। अब जैसे मैंने छोटी सी बात, कहीं गाड़ी लोग जो है पार्क कर देते हैं, कार के मैंने इधर उधर जो है वो बाइक जो है पार्क कर देते हैं, वो कार निकल नहीं पाती है। अब वो बाइक को हटाने के लिए माने कोई बुजुर्ग है जिसकी गाड़ी है, वो कैसे वो हटाएगा? तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग जो माने जिनकी बाइक थी, जिसकी गाड़ी थी, उस बुजुर्ग की सहायता के लिए कि बाइकें हटाई जाए ताकि उनकी गाड़ी निकल जाए, वो सामने आया। लेकिन बाकी कोई और नहीं आया। हमने भी देखा तो हम भी द्रवित हो गए और हम भी लग गए उसमें। तो जब तक इस तरह का व्यवहार
नहीं किया जाएगा तो समाज के प्रति संवेदनशीलता, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो जो है वो विकसित नहीं होंगी। और जो जो स्वार्थ भरा जो व्यवहार है, जो स्वार्थ भरा जो इस तरह की व्यवहार है, और जो जो एक 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 एक, एक माने समाज के अंग होने की जो जो जिम्मेदारियां हैं, जो संवेदनशीलता है, जो सेंसिबिलिटीज हैं, वो विकसित नहीं हो पाएंगी। और तो उसमें है से कि व्हाट्सएप पर आगे बढ़ाना, उपदेश देना, करना उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने उसको जीवन में उतारें और खुद करके दिखाएं, तब जाकर के जो है इस तरह की समस्या आ जाएगी। और रही बात देशभक्ति की, तो देशभक्ति का ये भारतीय वक्तागतों को अच्छी तरह मालूम है कि हमारे भारतीय भाई बहनों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात लगभग शून्य है, लगभग शून्य है। और है भी तो वो पाखंड से ग्रसित है। वो सिर्फ कवि सम्मेलनों में दिखाई पड़ता है, किताबों में दिखाई पड़ता है, ऊंचे ऊंचे मंचों में दिखाई पड़ता है, लेकिन बर्ताव में वो दिखता नहीं है। और कुछ हमारी जो सेना के जवान हैं, और वो जब आते हैं तो लोग उनकी तारीफ करते हैं। तारीफ में तो बहुत आगे हैं, लेकिन खुद हमारे जो मैंने सेना के जवान के अलावा लोग कितने लोग त्याग करने के लिए आगे आते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस संबंध में मैंने बताया था कि एक नमूने के तौर पर जब ये एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और काठमांडू से आने वाला एक विमान, काठमांडू से भारत आने वाले विमान का अपहरण हो गया, और वो उसको अपहरण करने वालों ने उसको कहाँ नहीं घुमाया, अंत में कंधार में उतारा उसको। तो उसमें जो यात्री जो विमान के यात्री थे, उनके जो परिजन हैं, उन्होंने विदेश मंत्रालय को घेर लिया, प्रधान मंत्रालय को घेर लिया, और वहीं पर जो है छाती पीट करके वो सब तमाशा करने लगे, और ये कहने लगे, अच्छा, और उन अपहरणकर्ताओं का जो हाईजैकर थे, उनकी मांग थी कि इतना खूंखार जो पाकिस्तानी आतंकवादी है, हाफिज सईद को छोड़ा जाए। उनकी एक मांग थी। ये जो हमारे देश के लोग जो है जो विदेश मंत्रालय को और प्रधान मंत्रालय को घेर करके छाती पीट रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हाफिज की उन अपहरणकर्ताओं की मांग कि हाफिज सईद को छोड़ देना, तो हाफिज सईद को छोड़ दीजिए और हमारे आदमियों को बचाइए। अब देखिए, अब इन लोगों में ये कह रहे हैं कि वो उस हाफिज सईद को छोड़ दीजिए जिसने हमारे ही जैसे हजार निर्दोष भारतीय भाई बहनों का खून किया है, मरवाया है उनको। तो उनको छोड़ने के लिए ये जो है वो लोग जो है कह रहे कि हाफिज को छोड़कर के हमारे आदमी को बचाइए। अब सवाल है कि जो छाती पीट रहे थे और यानी रोना धोना कर रहे थे, वो विदेश मंत्रालय और प्रधान मंत्रालय को घेर करके, उनकी नजरों में वही लोग जो है अपने हैं जो विमान में हैं। लेकिन जो हाफिज सईद ने जो हजारों भारतीय भाई बहनों का खून करवाया उसने, वो इनके अपने नहीं है, ये उनके भारतीय भाई बहन नहीं है। और वहीं पर कई देशों के ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि विमान अपहरणकर्ताओं ने, माने जो है ये प्लेन हाईजैकर ने जब
इस तरह का विमान हाईजैक किया, हाईजैक किया या विमान अपहरण किया, और जब उसने मांग रखी, उस देश के लोगों ने भी और उस देश की सरकार ने भी वो बिल्कुल कह दिया कि भाई तुमको उनको मारना है तो मार दो, लेकिन हम किसी भी आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं। देशभक्ति ये होती है, ये देशभक्ति होती है कि भाई ये जो आतंकवादी है पूरे देश के लिए आतंकवादी है, लेकिन इस आतंकवादी को, अब इस आतंकवादी को सिर्फ हमारे आदमी को छुड़ाने के लिए उसको छोड़ दीजिए। अब कौन हमारे आदमी है? तो वो जो घटना थी, कंधार वाली जो घटना है, उसने बिल्कुल सिद्ध किया कि हमारे देश में, अच्छा, और उस विषय में अजीत डोभाल साहब बता रहे थे कि जब उनको छुड़ाया गया, जो यात्री जो है कंधार में जो है विमान को, तो भारत माता की जय बोलने में भी लोग डर रहे थे। ये हालत है। तो ये सारी बातों का पता है भारतीय जनता दल को, और मैं तो मैंने तो शुरुआत की है जो भी है, लेकिन इसके पहले भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब यह आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इतना महान एक नारा, एक आह्वान क्या था देने, तो क्या हमारे देश के सभी लोग जो है वो तैयार हो गए थे? हमारे देश सभी लोग जो है इस जो गद्दारी भरा वातावरण था मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा और नेहरू द्वारा, गद्दारी मतलब कि हमारे एक और जो अमर शहीद हैं, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, अशफाकुल्ला हैं, यह देश के लिए यानी प्राण देने के लिए जो तैयार थे। दूसरी ओर ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है अंग्रेजों की मुखबरी चमचागिरी में लगे हुए थे। तो जो मानसिकता जो अच्छा, और इतना ही नहीं, और काफी अंश जो है यहीं के राजा और नवाब और जमींदार और उनकी चमचा मंडली, और वो चमचा मंडली कई छल्लेदार, माने फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, वो अंग्रेजों के साथ ही थी, और वो वही जुल्म सितम कर रहे थे अपनी जनता पर जो अंग्रेज करते थे। तो ऐसी मानसिकता में जब हमारे सुभाष चंद्र बोस ने यह आह्वान दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कितना असर पड़ा, कितने लोग आए, ये तथ्य जो है सुभाष चंद्र बोस भी जान गए थे। इसलिए भारत के अंदर, उसमें देश के अंदर के लोगों के बूते उन्होंने आजाद हिंद फौज नहीं बनाई, वो समझ गए थे। इसलिए जो युद्धबंदी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्धबंदी थे जर्मनी के कब्जे में, जापान के कब्जे में, उन युद्धबंदी भारतीयों को सुभाष चंद्र बोस ने उनके शासकों से बात करके छुड़वाया। उनके आधार पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। तो ये जो यथार्थ है, भारतीय जनता दल उन यथार्थों से अवगत है। आज जो है सिर्फ भारतीयता की बात कर रहा है, और अभी भी काफी बहुत बड़ा तबका जो है, एक तो यानी ये वो जो है यानी फॉरवर्ड करने में भी अभी काफी कमी है, जन जन तक ये पहुंचा नहीं है, और इसी मानसिकता के चलते जो है इसमें बाधा आ रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल सारे तथ्यों को बिल्कुल अच्छी तरह जानता है, और इतना जरूर है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने उपदेश दिया और संतों ने उपदेश दिया, भारतीय जनता दल का ये कहना है कि अब ये जन जन तक बिल्कुल आमने सामने जाकर के मैंने इस तरह का
वो करना पड़ेगा, और पूरा टीम बना करके। इसलिए कि किसी भी स्थिति में जो भारतीय भाई बहन हैं, जो कि इस तरह के वातावरण के अनुसार उनकी मानसिकता थोड़ी कुंठित हो गई है, देश के प्रति, समाज के प्रति जो संवेदनशीलता काफी नष्ट हो गई है, उसको जगाना है। और जगाना है देश के प्रति बातों को उनको समझा करके। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि एपिसोड आपका 1 घंटे का हो जाता है। देखिए, ये समझाना पड़ता है। सिर्फ हम उपदेश दे के निकल जाएं तब इसका क्या मतलब? जो हमारे भारतीय भाई बहनों के दिमाग में एक तो विभाजनकारी दृष्टिकोण, जिसके आधार पर यह जातिवाद पल रहा है, संप्रदायवाद पल रहा है, भाषावाद पल रहा है, प्रांतवाद पल रहा है, ये सब जहर पल रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में सिर्फ हम उपदेश दें तो इन उपदेशों का कोई असर नहीं हुआ। उपदेश तो हमारे जो है वो उपदेश हमारे जो है कबीरदास ने भी दिया, नानक जी ने भी दिया, रामकृष्ण परमहंस जी ने भी दिया, स्वामी विवेकानंद जी ने भी दिया, रहीमदास, तुलसीदास, सबने उपदेश दिया। लेकिन फिर भी हमारे समाज में चारित्रिक जो है वो चारित्रिक गिरावट हुई कि नहीं हुई? देश के प्रति संवेदनशीलता अभी भी शून्य है कि नहीं है? तो भारतीय जनता दल का ये कहना कि सिर्फ उपदेश से काम नहीं चलेगा, उसको समझाना पड़ेगा और उनके दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्थिति वो बदलेगी। और हमारा जो है खुद का अनुभव है, ऐसी बात नहीं है, हमारा खुद का अनुभव है। हम जो है एक तो जो है इस तरह की मानसिकता, जैसे मैंने बताया कि एक बार हम जा रहे थे तो हमारे कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि साहब ये गांव जो है हाथी वालों का है और ये गांव जो है वो साइकिल वालों का। ये बोल करके खास करके जो बीजेपी वाली मानसिकता है तो वो छोड़ देते हैं उसको। भारतीय जनता दल इसमें कदापि विश्वास नहीं करता है। हाथी वाले हों चाहे साइकिल वाले हों, सब अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, उनके पास जाना होगा। वो किसी भी मानसिकता से ग्रसित हों, भारतीयता का, आत्मीयता की बात उनको समझानी पड़ेगी। थोड़ा कठिन कार्य है, मानता हूं, लेकिन ये बोध उनको जो है वो कराना पड़ेगा। तो और उसके जो अनुभव भी हमने बताया था कि जिसे कि मुलायम सिंह के कट्टर समर्थक के बीच में गया और फिर मैं बात करने लगा तो कई बातें मैंने कहा भाई आखिर बताइए। मैंने पूछा कि आखिर इस जातिवाद के आधार पर कब तक इस देश को खींचा जाएगा? और वैसे भी जातिवाद इस मुल्क के लिए जहर है। हमारे संविधान ने जातिवाद, जाति के आधार पर वो पहचान, अस्मिता जो भी है, आइडेंटिटी और वजूद है, सब उसने समाप्त कर दिया। ये तो स्वार्थी लोग जो विभाजनकारी ये मानसिकता के हैं, वो अभी भी जातिवाद, संप्रदायवाद इत्यादि जो है के आधार पर जो है समाज को विखंडित करके जो है वो ओट सत्ता की साजिश कर रहे हैं। तो और आखिर इस तरह से देश को कब तक आप खींचेंगे? और यही जो मैंने जो विभाजनकारी जो सोच है और इसके जो आप लोग शिकार बने हुए हैं, अभी भी जो शिकार बने हुए हैं, इसी कारण तो जो है हमारा जो दुश्मन अंग्रेज जो है वो दुश्मन दिखा नहीं, वो अपना वो मित्र हो गया और उसके साथ कई लोग हो गए। उसकी सेना में भी भर्ती हो गए, उसके पुलिस में भी भर्ती हो गए, जितने भी राजा नवाब जमींदार उनके साथ हो गए। यही जो विभाजनकारी सोच है जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, और जो है उनके जाने के बाद भी तब उनके जाने के बाद फिर ये जो काले अंग्रेज है, तो इन काले अंग्रेजों के प्रति सचेत किया था हमारे भगत सिंह ने। तो जब ये बात
मैंने काफी तरीकों से, देखिए उपदेश से काम नहीं चलता, समझाना पड़ता है। तो वो जो कट्टर समर्थक थे मुलायम सिंह के या समाज पार्टी के, उनका बस एक ही सवाल था कि साहब जातिवाद करने वाले सिर्फ हम अकेले थोड़ी हैं, वो भी जातिवाद करते हैं, वो भी जातिवाद करते हैं, वो भी जातिवाद करते हैं। तो फिर उनको समझाना पड़ा कि भाई गलत तो गलत है ना, और अंग्रेजी में कहावत है टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक ए राइट। दो गलतियां मिलकर के दो गलतियां मिलकर के एक सही नहीं बना सकते, या दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में कि यदि कोई एक गलती कर रहा है, उस गलती को दिखा करके हमको भी वही गलती करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। इस तरह तब जाकर नहीं साहब आप सही कर रहे हैं, देश के लिए तो ये बहुत गलत है, लेकिन क्या करें। मैंने कहा देखिए क्या करें, नहीं, जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, जातिवाद को छोड़ेंगे नहीं, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। इस बात को मुलायम सिंह के कट्टर समर्थक भी कह रहे थे, लेकिन इसके लिए जो है मैंने वो त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ यह साइकिल वालों का गांव है, इनका ऐसे उनको आइसोलेशन में छोड़ने से यानी काम वो नहीं चलेगा। हालांकि उसके समझाने में भी और वो अंधभक्त भी मिलेंगे, छोड़ दीजिए उनको बाद में। जो अंधभक्त किस्म के हैं उनका इलाज बाद में होगा, लेकिन फिर भी जो समाज प्रति संवेदनशील होना चाहते हैं और किसी मैंने अपरिहार्य कारणों से वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, जो परिस्थितियां उनको मजबूर कर रही हैं, तो उसका निदान, उसका रास्ता, उस आशा की किरण आपको दिखानी पड़ेगी। और वही हाल हुआ जो अम्बेडकर जी के समर्थक या अम्बेडकरवादी या उनके नाम पर जो राजनीति चलाने वालों के जो समर्थक है, खास करके मायावती के समर्थक, मतलब या जिनको हाथी वाले कहते हैं, उस समाज में भी गया मैं, और उसका भी वाकया मैंने था बताया कि एक बार हम जा रहे थे, तो हमारे जो महामंत्री थे समरनाथ यादव पेशे से वकील हैं, तो हमने कहा वकील साहब क्या आपने, कह रहे साहब ये तो हाथी वालों का गांव है, क्या कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई ये सोच छोड़ दीजिए, हाथी वालों का गांव साइकिल वालों का गांव नहीं, सब अपने भारतीय भाई बहन, सबको साथ मिलाना है। ये दिमाग में रखिए, काम चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो मैंने कहा, तो बोले कि नहीं साहब हमने फोन नहीं किया। तो मैंने कहा फोन नहीं भी किया तो चलिए मिलते हैं, वो मिलने में क्या लगता है। तो हालांकि इस चीज को मैंने शायद कई बार कहा, लेकिन बार बार ये तजुर्बा जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को बताना पड़ेगा। तो फिर हम लोग जब गए, तो फिर एक सज्जन थे और हम लोग को देख करके बोलने लगे कि आप लोग वोट वाले हैं, और तो आप लोग वोट वाले हैं, तो यहाँ अब आप लोगों की दाल नहीं गलेगी। हम लोग जो है हाथी वाले हैं, और हम लोग हाथी को और बहन कुमारी मायावती को ही वोट देते हैं, और उन्हीं को वोट देते चले आएंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो 10 मिनट तक इसी तरह से वो बड़बड़ वो बोलते रहे। अब बोल करके फिर कुछ समय बाद वो मतलब गायब भी हो गए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। और हम लोग जो है 10-12 मिनट तक खड़े वो बात सुनते रहे। तो जब वो चले गए, तो बाकी लोग जो थे, तो हमने कहा, हमने बस ये एक ही बात उनसे पूछा कि हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं आपसे ये पूछने के लिए कि हम यहाँ आपके सामने बैठ सकते हैं कि नहीं। हमने बस ये पूछा कि हम आपसे ये पूछने आए हैं कि हम आपके सामने यहाँ बैठ सकते हैं कि नहीं। ये बात उनके दिल को छू गई। अरे सर क्या बात करते हैं, बैठिए। तो इसके बाद हमने कहा कि भाई 1 गिलास पानी मिल जाएगा। अब देखिए,
ये जो हमारा जो जो पिछड़े भारतीय भाई बहनों की जो जो तबका है, और उसी प्रकार हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, इसमें आप खान पान की बात करिए, उनसे उनसे पानी मांगिए, खाना मांगिए, बहुत ही वो दिल खोल करके सामने आते हैं। इसका अनुभव आप लोगों ने कभी किया है? नहीं किया, करिए। तो बोले कि अरे साहब पानी क्या, मीठा भी लीजिए, खाना भी खाइए। मैंने कहा हम सब करेंगे, ये थोड़े कि एक ही बार आ गया और लेकिन अभी फिलहाल 1 गिलास पानी। तो हमने कहा कि जो सज्जन बोल रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। आप लोगों की अब आप लोगों का जहाँ मन लगता हो, मन पड़ता हो, और आपके जो पसंद आता हो, और बाबा साहब तो खुद इस देश के अनमोल हीरा हैं। तो जहाँ वो कहते हैं जो कहते हैं तो हम वहाँ वोट करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि पहले तो ये है कि इस तरह से एक जाति विशेष के लोग जो है मायावती को समर्थन कर रहे हैं, यानी जातिवाद के आधार पर। तो आखिर जातिवाद के आधार पर यह देश कब तक चलेगा, बताइए। बाबा साहब ने तो कहा था कि हमारा एक जातिहीन समाज होना चाहिए। जिस संविधान में उन्होंने इतना बड़ा योगदान किया, वो संविधान कहता कि हम भारत के लोग हैं। तो उस तो बाबा साहब के योगदान से बने हुए, और एक बात मैंने और स्पष्ट कर दिया, जो कि मैं कहता रहता हूं, कि इस तरह का जो झूठ जो है कि बाबा साहब ने ही संविधान बनाया, इस तरह का झूठ जो है, यानी मत उसको अपनी पीठ पर, या कोई भी अपनी पीठ पर मत ढोए कि बाबा साहब ने जो है वो उस संविधान को बनाया। मैंने कहा भाई, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा थी, जिसके कि अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और फिर उस संविधान सभा के अधीन जो है माने 6-7 समितियां थी, और उन समितियों में एक जो है जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी थी। उसके चेयरमैन थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो जाहिर सी बात है कि संविधान बनाने में सबसे अधिक किसी का योगदान है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ये मैंने बताया उनको। और बाबा साहब का भी योगदान बहुत अधिक है। लेकिन इस तरह का झूठ जो है अपनी पीठ पर लाद करके वो ढूंढने से कोई फायदा नहीं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया। इसलिए कि बाबा साहब के प्रति ईर्ष्या रखने वाले जो कुछ ऐसे तत्व हैं, उनको यानी उनको सम्मान न देने की बात करने वाले जो तत्व है, इसी तरह के तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ये अंबेडकर, इसी ने तो संविधान बना, उस संविधान में वो आरक्षण डाल दिया। दोनों बात गलत, दोनों ही बात गलत। न तो बाबा साहब ने सिर्फ बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया, और न ही उन्होंने आरक्षण जो है सिर्फ वोट और सत्ता के लिए इन एनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चारगार चौकड़ी कागज वालों ने डाला हुआ है। तो खैर, तो हमने बताया कि बाबा साहब जो है तो बोले थे कि जातिहीन समाज, और उनके योगदान से बना हुआ जो संविधान तो कहता है कि हम भारत के लोग। तो फिर ये जातिवाद कहां से आ गया? जाति के आधार पर पहचान और वजूद तो संविधान ने समाप्त कर दिया है। और फिर उनको बताया कि बाबा साहब के पहले थोड़े समय पहले एक और संत थे हमारे, स्वामी विवेकानंद। हमने उनको बताया कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं और जो उनकी योग्यताएं हैं, विचार मतलब जो मानवता केंद्रित, जो तो मानवता से संबंधित जो विचार हैं और हमारे बाबा साहब के जो विचार हैं, इनमें काफी समानता है। और बौद्धिक तीक्ष्णता यानी शार्पनेस ऑफ माइंड
ब्रिलियंस ऑफ माइंड में भी के मायने में भी स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब अम्बेडकर में भी काफी समानता है। मैंने काफी विस्तार से बताया और ये भी बताया कि देश का दुर्भाग्य तो देखिए, हमारे देश का कुछ तबका स्वामी विवेकानंद को सम्मान देता है, वही तबका हमारे बाबा साहब को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। वाइस वर्सा, हमारे समाज का जो तबका बाबा साहब को सम्मान देता है, वही तबका हमारे स्वामी विवेकानंद को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये दोनों अनमोल रत्न हैं हमारे देश के। और पूरे देश का दायित्व बनता है कि मन से, आधे मन से नहीं, दिखावटी के रूप में नहीं, पाखंड के रूप में नहीं, मन से जो है इन दोनों महात्माओं को, दोनों महापुरुषों को समान रूप से सम्मान दें। ये देश का फर्ज होता है, हम अपने स्वामी विवेकानंद जी को भी और बाबा साहब को भी। ये बातें हमारे जो, ठीक है, वो मैंने 10-12 लोग थे, उनके दिमाग को छू गए, तो इसी तरह से वो समझाने की जरूरत है। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपका एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है। भाई, इसमें उपदेश नहीं देना है। जिस तरह का जहरीला वातावरण फैलाया गया है, उस जहरीले वातावरण के मध्य में ये जो देश हित की जो बातें हैं, जो वो समझानी पड़ती हैं और पड़ेंगी। तो लेकिन दुर्भाग्य यही रहा भारतीय जनता का कि किसी पास साधन की कमी है। यदि साधन होता तभी से, तो यानी कई टीमें बना करके लोगों के बीच में जाते, समझाते, और इस समझाने में भी हमारे स्वामी विवेकानंद ने वो बताया हुआ है कि जो आप समझाएंगे, निवेदन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, भारतीय एकता का माहौल लाएंगे और सबको इज्जत देने के माहौल की बात करेंगे, तो सबसे पहले किसका समर्थन आएगा, सबसे पहले किसका समर्थन मिलेगा, सबसे पहले कौन आएगा, इसके विषय में भी स्वामी विवेकानंद ने 1890 में वो चेतावनी और वो अनुभव वो दे चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, The only hope is from the masses. The only hope is from the masses. The elite of this country is morally and physically dead. उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उम्मीद है राष्ट्र हित की बातों पर, देश हित की बातों पर, अवाम हित की बातों पर, उसमें समर्थन सबसे पहले आपको मासेस से मिलेगा। जो हमारे आम भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हमारे समाज के, हमारे भारतीय समाज के जो उपेक्षित और पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनको सब जो है शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, उनसे, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अभी काफी संख्या में इस मुद्दे पर काफी जो है भारतीय जनता दल के भारतीयता आधारित एकता के मुद्दे पर समर्थन जो है मिलता है, लेकिन मिल रहा है। अभी भी अपने भारतीय समाज के बहुत बड़ा तबका अभी अछूता है। अभी वो दूर से ऐसा लग रहा है कि दूर से वो तमाशा देख रहा है, या फेंस सिटर हो गया है, ऑनलुकर हो गया है, बाई स्टैंडर हो गया है। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाबा साहब ने भी इस विषय में, जो एलिट वर्ग है, या जिसको इलाइट, मैं तो इलाइट ही कहता हूं, जो इलाइट वर्ग है, जिसमें बौद्धिक वर्ग आता है, तो बौद्धिक वर्ग के विषय में बाबा साहब ने बौद्धिक ईमानदारी का भाव या बौद्धिक बेईमानी की समस्या की ओर जो है काफी विस्तार से बताया हुआ है। तो ये जो बौद्धिक वर्ग है, शहरी वर्ग है और व्यापारिक वर्ग है, शिक्षण संस्थाओं में जो वर्ग है, ये वर्ग वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वो बौद्धिक
बेईमानी या बौद्धिक ईमानदारी के अभाव की समस्या से वो ग्रसित हैं, उस मानसिकता से। तो लेकिन फिर वही बात कि भारतीय जनता दल उनको छोड़ेगा नहीं, उनको समझाएगा जरूर। ये बौद्धिक वर्ग जो है बहुत बहस करता है, अब अपने बहुत बड़ा विद्वान समझता है, लेकिन वो बौद्धिक ईमानदारी से इतना ग्रसित है। और कोई भी अच्छी बात आप उसके सामने अपने रखेंगे। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि हम जो है अम्बेडकर जी की बात कहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी की बात कहेंगे, और किसी की बात कहेंगे, इन बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं। क्या 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 पूछेगा, आपकी पार्टी में कितने लोग हैं, कहाँ तक आपकी पार्टी का दफ्तर खुला हुआ है, ये फंड कहाँ से आ रहा है, ये सब सिद्धांतों, वसूलों, चरित्र की बात वो करता ही नहीं है। खैर, तो बौद्धिक जो वर्ग है हमारे देश का, जो कि हमारे देश के लिए बहुत एसेट बन सकता था, बहुत कीमती संपदा बन सकता था, इन्हीं समस्याओं के कारण जो है हमारे देश के लिए संपदा के स्थान पर वो बहुत बड़ा बोझ हो गया, बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गया। तो ये और उसी का पर्कुलेशन जो है वो शहरों में दिखता है कि जैसे कि बताया गया है कि एक नमूना कि जो मेट्रो की लिफ्ट है उसमें लिखा रहता है कि ये सिर्फ जो है वृद्धजनों के लिए और विकलांगों के लिए, और जबकि उसका उपयोग सभी उसमें घुस जाते हैं, सभी उसमें घुस जाते हैं। और जब ओवरलोड वाली बात हुई, और ओवरलोड को दूर करने के लिए जब उसमें से एकाध यात्री को निकलने वाली बात हुई, तो 5 या 10 मिनट तक वो लिफ्ट खड़ी रही, कोई उसमें से निकला नहीं। उसमें से वही विकलांग ही निकला जो कि जिसके लिए ही जो कि वो खुद वही सिर्फ वो अधिकृत था उसमें सिर्फ एकमात्र जो अधिकृत था, अथराइज था, योग्य था, उसी को निकलना पड़ा, तब जाकर के ओवरलोड दूर हुआ। तो ये मानसिकता है। तो इन सब समस्याओं से भारतीय जनता दल निराश बिल्कुल नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस और क्या कहते हैं उसका समस्याओं का विश्लेषण तो जरूरी है ना। तो समस्याओं का विश्लेषण और फिर उसका निदान बताना कोई यानी 10 मिनट 5 मिनट की बात नहीं है, घंटों लगता है। तो घंटे से ऊपर तो नहीं लगता, तो समय इसमें लगता है। और जिस तरह का वातावरण सब बना रहे हैं, खास करके जेपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले, बीजेपी वाले, और भी जो है एक तो विभाजनकारी, और दूसरा जो है पंथ के प्रति सिर्फ पंथ के प्रति जो है संवेदनशीलता, वो भी वोट के लिए जय श्री राम, और तमाम जो है सुधांशु त्रिवेदी हमेशा जो है पंथ की ही बात करता है। हर वक्त जो है हमारा हिंदू सनातन पंथ जो अन्य पंथों से श्रेष्ठ है, तो ये है, तो वो है। तो मैंने हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को भारतीय जनता दल बस यही बताना चाहता है कि हिमांशु त्रिवेदी महोदय, पता नहीं आपके दिमाग में खुराफात है या बेवकूफ़ी है, दो में से एक ही होगा, या तो बेवकूफ़ी होगी या तो खुराफात। हमारे देश के लोगों को एक नागरिक के रूप में कैसे वो विकसित हों, इसको करने की जरूरत है। वो एक पांथिक एंटिटी के रूप में एक जो है वो रिलीजियस एंटिटी के रूप में विकसित हो, ये बिल्कुल नहीं। हमारा देश जो है वो पंथ आधारित देश नहीं है, ये किसी भी पंथ के आधार पर देश नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन बीजेपी वालों ने और हिमांशु त्रिवेदी के जो माने अनुयायी हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, उन्होंने ये फैलाया हुआ है। और वही सिर्फ नहीं, अरे ये जो है मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र, कितना बड़ा झूठ
कितना बड़ा झूठ वो बोलता है। मोहन भागवत जैसे लोग जो कि आरएसएस एक नामी गिरामी संगठन है, इस बात नहीं है, कोई सड़क छाप माने कोई माने शख्सियत नहीं है। एक नामी गिरामी संगठन का मुखिया है मोहन भागवत, और वो बोलता है कि हिंदू राष्ट्र है। कितना बड़ा झूठ, और झूठ को कुतर्क से ढकता भी है, कहता है कि हम इसलिए हिंदू राष्ट्र है कि हम, यानी वो मोहन भागवत जो है सबको हिंदू मानता है। इसकी इतनी गलत थ्योरी, हिंदू हैं, कन्वर्टेड हैं, फलाने ठिकाने हैं। इस बात को मोहन भागवत जैसे लोग ये तहदीक नहीं करते हैं कि हमारा देश जो है कंपोजिट कल्चर का है। एक पंथ दूसरे पंथ से श्रेष्ठ दिखाने की बात ही नहीं है। सभी पंथ जो है वो महान है, सभी पंथ जो है लेकिन उनकी महत्ता यही है कि दूसरे पंथों का आदर करें। हर एक पंथ की मतलब हिंदू सनातन आस्था की महानता इसी में है कि दूसरे पंथ, चाहे इस्लाम पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, वो उसका आदर करें। और उसी प्रकार ईसाई पंथ की भी महानता है। लेकिन इसमें जो कट्टरवादी तत्व हैं, इन्होंने इस वातावरण को प्रदूषित किया, जहरीला बना हुआ है। अब जैसे इस्लाम पंथ को ले लीजिए, कुछ जैसे जाकिर मूसा नाइक, वो हमेशा वो काफिर की बात करता है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो काफिर हो गया। तो ऐसे लोग जो है वो समाज में जहर घोलते हैं। और हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग हिंदू सनातन अन्य पंथों से श्रेष्ठ है, इस तरह का वातावरण। और यही नहीं, फिर इसका जो अतिवाद है, पत्थरबाजी है, आतंकवादियों के समर्थन है, सर जो है सर तन से जुदा की धमकी है, और इसके बाद मार भी देना है। इस सारे तत्वों के विषय में भारतीय जनता दल ने पहले बताया हुआ, इसको समझने की आवश्यकता है। इस तरह के सारे तत्व जो है ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी, काकस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, इनके ही जो है वो पाले हुए तत्व होते हैं। और जब आप पूरा देश देखता होगा कि जब भी इन पर कार्रवाई जो होती है, कानूनी चाहे बुलडोजर चलता है, जो भी चलता है, उनके बचाव में यही सब तो आते हैं, यही सब आते हैं। अब कहना नहीं होगा, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इसी एक है वो साजिद रशीदी करके, वो सरेआम बोलता है कि मैं तो यानी कांग्रेस के द्वारा जो है और हमको कांग्रेस जो है काफी मैंने इस बात के लिए समर्थन देती है, और मैं कांग्रेस के लिए जो है ये सब बातें वो कहता रहता हूं। और फिर बोला है कि अगले 50 सालों में हम आबादी बढ़ा रहे हैं, और इस्लाम का राज होगा भारत में, गजवाए हिंद आएगा, दारुल इस्लाम आएगा, और फिर से जो है वो मंदिर को तोड़ा जाएगा, और मस्जिद बनेगी। कौन बोलता है? साजिद रशीदी। लेकिन अब साजिद रशीदी अकेले जिम्मेदार से बात नहीं है, साजिद रशीदी को ये मीडिया बुलाता है, देखिए ना। और मोदी जी के तत्वाधान में इस सारे देश विरोधी तत्व जो है पाले जा रहे हैं, राष्ट्रवादी भी कहते हैं। ये समस्या अपने स्थान पर बदस्तूर जो है वो पड़ी हुई है। देश को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले जो है, और समाज में जहर फैलाने वाले और नफरत फैलाने वाले, कुछ को तो बीजेपी ने खुद जो है वो कुछ को बीजेपी ने खुद प्रायोजित किया हुआ है, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती को। ये दोनों जो है बीजेपी के द्वारा
प्रायोजित हैं, लेकिन इसमें भी मैंने बताया कि इसमें भी कुछ चक्कर है। हो सकता है कि ये दोनों के दोनों जो है फंडेड हों जीएनपीसी के द्वारा, और इस तरह से वो करते हैं, इस तरह से वो पोज करते हैं, इस तरह से वो जो उनका हाव भाव दिखाते हैं कि लगता है कि वो बीजेपी के द्वारा। भारतीय जनता दल को तो काफी शक है कि पुष्पेंद्र कुशवाहा जो है और यति नरसिम्हानंद सरस्वती, ये दोनों चीन के फंड के, इसलिए इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखता है चीन, जिसका मंसूबा है भारत को अंदर से कमजोर किया जाए। तो काफी मुमकिन है कि ये चीन के ही फंडिंग पर और जीएनपीसी के इशारे पर, कम्युनिस्टों के इशारे पर ये वही एजेंडा चला रहे हैं नफरत का, पुष्पेंद्र कुशवाहा और यति नरसिम्हानंद सरस्वती का, जिसे लगता है कि वो बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा जो है वो प्रायोजित नफरत फैलाने वाले तत्व है। तो खैर मान लीजिए कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा ही ये दोनों के दोनों जो है प्रायोजित हैं, लेकिन बाकी जो है तौकीर रजा है, सफीकुर रहमान वर्क है, असदुद्दीन ओवैसी है, वामन मिश्रम है, चंद्रशेखर रावण है, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर इत्यादि जितने भी हैं जो कि समाज में जहर उगलते हैं। ये कम्युनिस्ट वाले भी जो जेएनयू जिसे बोलते हैं कि ब्राह्मणों को भगाओ, ये कह के इस तरह की तमाम नफरत जो इस तरह की तमाम नफरत फैलाने वाले जो भारतीय समाज विरोधी ताकतें जो है ये मोदी सरकार के द्वारा पाले जा रहे हैं। तो दो तरह के वाले इस तरह जो नफरत फैलाने वाले जो हैं, जो गिरोह है, उसमें दो भाग है। एक भाग को तो बीजेपी आरएसएस ने खुद छोड़ रखा है, या उनके द्वारा प्रायोजित है, बाकी को ये पाल रहे हैं। ऐसे तो ये राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हिमांशु त्रिवेदी महोदय जो इसके मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वही चीज कर रहे हैं जो पुष्पेंद्र कुशवाहा कर रहा है, जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती कर रहा है, वही चीज, लेकिन थोड़ा मुलम्मेदार शब्दों में, यानी कोई फर्क नहीं। सुधांशु त्रिवेदी महोदय ये तो कहते हैं कि भाई हमारे काकोरी कांड में जो अशफाकुल्ला और रामप्रसाद बिस्मिल जो पकड़े गए और उन पर जो मुकदमा चला, सरकारी पक्ष से जो वकील था उस समय एक कांग्रेसी नेता था, और वो कांग्रेस कहती थी कि हम आजादी की लड़ाई हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी कांग्रेस का एक नेता, उसका नाम था वो पंडित जगत नारायण मुल्ला, वो सरकारी वकील बन करके हमारे अशफाकुल्ला जी को और हमारे रामप्रसाद बिस्मिल को वो फांसी दिलवाया। तो सुधांशु त्रिवेदी ये नहीं कह रहा है कि ये जो कांग्रेस जो है वो अंग्रेजी सरकार से चिपकी रही, उसके मुखबिर रही, उसके दलाल रही, और इसने आजादी की लड़ाई का हवा बनाकर उसका मुखौटा बना करके हमारे देश के साथ गद्दारी करती रही। ये चीज जो है वो हिमांशु त्रिवेदी महोदय नहीं करते हैं। यही तो जो उनका राष्ट्रवाद है बीजेपी वालों का, ये बिल्कुल देश विरोधी है, यानी देश के गद्दारों को बचाना। बताइए, जिस भगत सिंह ने इस मुल्क की आजादी की खातिर लोगों को प्रेरित किया, अपने यानी प्राण
वो दे करके उसको जेएनपीसी वालों ने आतंकवादी यानी घोषित करवाया। सुभाष चंद्र बोस हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन से मिलकर के एक ऐसा सरकारी दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और भगत सिंह को आतंकवादी। उसको ये बीजेपी वाले इसे जेएनपीसी को गद्दार नहीं कहते और न तो गद्दार कहते और इस तरह का वातावरण बना है कि कांग्रेस को जिंदा होने चाहिए, कांग्रेस क्यों मर रही है। लोकतंत्र में विरोध पक्ष जो इस देश का गद्दार है, एक सीधा सा सवाल है, जो इस देश का गद्दार है उसको इस देश की, हमारे भारतवर्ष की पावन धरती पर ही रहने का हक नहीं है। उसको ये बीजेपी वाले और मीडिया वाले कहते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यानी जो है वो विरोध पक्ष के रूप में। इन समूह की मानसिकता जरा वो देखने की आवश्यकता है। देश के गद्दारों को ये मीडिया वाले बीजेपी वाले बोलते हैं कि लोकतंत्र के लिए जो है यानी जो है वो विरोध पक्ष कौन? देश का गद्दार। और बार बार ये वो सिद्ध होता है कि, और यही नहीं, उधम सिंह जो है जलियांवाला बाग के अपराधी को जाकर के वो सजा दिया, जलियांवाला डायर को मारा। ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनको कैर बोला। अब ये एपिसोड समाप्त हो रहा है, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।